121 नंबर 120 तक हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के डिस्कशन में। तो अब देखते हैं, फिर ये पूछ रहा है कि अ पर्सनस लास्ट परफॉर्मेंस, ये इडियम्स फ्रेजेस हैं, तो आपको ये सब याद रखना चाहिए। हर एक दिन आप 4-5 इडियम्स फ्रेजेस को देखें, क्योंकि ये एक दो बार देखने से कोई भी क्वेश्चंस को आप यदि मूव करते हैं एक दो बार तो वो याद रह जाता है। तो एनीवे इसमें सभी का वर्ड मीनिंग ये वगैरह सब पता रहना चाहिए, क्या है नहीं है। लेकिन है क्या कि यदि नहीं भी पता हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि एलिमिनेट एक दो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन कुछ कुछ आप जानते होंगे कि क्या होता है नहीं होता है, तो उस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन आप देखते हैं जैसे लास्ट परफॉर्मेंस, एलिजी एक टर्म होता है शोक गीत जिसको होते हैं, मातम के टाइम में जो गीत गाया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये कहता है कि लास्ट परफॉर्मेंस पर्सन्स का नहीं, जो अंतिम बार है वो मेमोयर का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। किसी का जीवनी वगैरह की बात होती है वो होता है प्रोग्नोसिस, यदि हम लोग कुछ पूर्वानुमान भी कहते हैं, कुछ पता लगाते हैं उसको कहते हैं। तो स्वॉन सॉन्ग को हम लोग कहते हैं पर्सनस लास्ट परफॉर्मेंस, जब वो ज़िंदगी का या कोई चीज़ का लास्ट परफॉर्मेंस देता है तो स्वान सॉन्ग कहते हैं। तो ये चीज़ आप दे सकते हैं। ये इसमें लिटरली यदि याद है तो बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। अदरवाइज आप यदि ऑप्शन में भी यदि 2-3 का भी मीनिंग जानते हैं उसको एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं 122 में फिर ईटिंग मड। अब ये सब भी थोड़ा सा, इसमें प्रीफिक्स सफिक्स को यदि जानते हैं, वोरस का मतलब ये खाने वाला ये वो होता है, जैसे ओमनीवरस, हर्बीवरस, कार्निवरस, इस तरीके का होता है। तो आप यदि प्रीफिक्स इसका यदि आप जानते हैं तो आपको याद, तो प्रीफिक्स सफिक्स का क्वेश्चंस वगैरह सब हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो अब यहाँ पे देखिए इक्विवरस है, लिमीवरस है, कैल्सीवरस है। तो इस तरीके से हम लोग कैसे जाने, तो कुछ तोड़ के भी होने, जैसे इक्वी इक्वी मतलब होता है बराबर यानी दोनों, या इक्विवेरस का मतलब हो गया कि आप दो हर सर्वाहारी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सब कुछ आप खाते हैं, सबको इक्वल वे में खाते हैं। तो इक्विवेरस हो गया। फ्रक्टिवरस जैसे फ्रूट, नहीं एफ आर यूज, तो ये होता है फ्रूट, तो फ्रूट खाने वाले को हम लोग फ्रक्टिवरस कहते हैं। तो कैल्सीवरस, ये सब जितना चीज़ है, हालांकि कैल्सीवरस एक कैल्सिन से होना चाहिए। कैल्सिन एक टर्म होता है जिसमें भस्म वगैरह सब खाने वाला है ये सब। अब तो लिमीवरस, लिमी का सेंस हो गया, यहाँ पे मड का सेंस होता है। तो आप 2 नंबर इसका आंसर टिक करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो खैर एनीवे यदि याद है तो ठीक है, ये याद करना भी चाहिए। आप एवरी डे, मेरा मानना है कि यदि ये 5 इडियम्स फ्रेजेस आप गो थ्रू होते हैं न्यू, और 5 to 10 आप प्रीवियस इडियम्स फ्रेजेस को आप देखते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप कुछ दिन में बहुत ही यू विल हैव अ मास्टरी ओवर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन ये करता नहीं है स्टूडेंट्स, वो चाहता है कि एक ही दिन में 100-200-400 इडियम्स फ्रेजेस याद कर। नहीं, आप एवरी डे वर्ड्स भी 4-5 मैंने बताया है एवरी डे, आप देखोगे आफ्टर सम टाइम यू विल हैव अ ट्रेमेंडस एडवांटेज एंड कॉन्फिडेंस। तो इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। तो 122 हो गया। तो 123 में भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। किलिंग ऑफ बर्ड्स, तो अब है कि साइड जितना होता है वो जैसे सुसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, इस टाइप का हम लोग बोलते हैं। तो साइड का मतलब हत्या। तो ये तो सफिक्स की पता है। प्रीफिक्स में यदि आप हर्बी, वही हर्बी साइड, तो आप किस चीज़ को आप कह सकते हैं, एविसाइड किसको कहते हैं, वल्पीसाइड किसको कहते हैं। तो ये जितने साइड वगैरह सब हैं इसमें ध्यान रखना पड़ता है आपको। जैसे वोल्फ होता है ये लोमड़ी, तो लोमड़ी की हत्या की बात करते हैं तो वल्पीसाइड होता है। मैट्रिसाइड का मतलब हो गया कि माता का हत्या की बात होती है। तो आज बर्ड, बर्ड कहाँ से, ये उड़ता है, इसको याद रखने। एविएशन, एविएशन मिनिस्ट्री होता है जो उड्डयन मंत्री, तो उड़ने वाला कौन होता है, बर्ड की सेंस आते हैं, तो एविएशन।
एपिसाइड होता है तो एपी तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। एवियन एविसाइड ये उड़ने का सेंस आता है, तो आप दो से ये लगा सकते। यदि प्रीफिक्स सफिक्स पे नॉलेज है तो आप ये तरीके से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आगे चल के देखना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से ये सब वर्ड पे पकड़ होनी चाहिए। और नहीं तो कुछ आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सभी तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो यदि आपको पता हो किसी के बारे, और ये सब कॉमन वर्ड है, एविसाइड ये सब कॉमन वर्ड वो लोग पूछता है बहुत कुछ, तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 124 में लव फॉर डॉग्स, तो फाइल फिलिया ये सब ये टर्म है, इसका मतलब ही होता है लव। अब तो अब इसमें देखना है कि आपको प्रीफिक्स का जू से क्या कनेक्शन है, डॉग से। जू तो अलग चीज़ हो गया। कैनो हो सकता है, कैनो आप कैनो के बाद वो डॉग से होता है। साइनोफाइल ये साइनोफाइल को आप साइनो इंडिया साइनो को बोलते हैं, हमको लगता है चीनी से होना चाहिए, चीन से चीनी लोगों से प्यार की बात होता है तो साइनोफाइल की बात करें। पैडियोफिलिया, पैडियाट्रिस्ट जो होते हैं बच्चे से उनका सेंस आता है, तो बच्चे से ये होना चाहिए। तो डॉग या कैनो की बात आता है, तो इसमें 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं यदि आपको प्रीफिक्स सफिक्स पता हो तो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपका आ गया लैक ऑफ सिविक माइंडनेस ऑफ ए पैट्रियोटिज्म, इसका ऑप्शन देखते हैं। द लैक ऑफ सिविक माइंडनेस और पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म की कमी वगैरह की बात अगर आती है तो हम लोग किस तरीके से उसको देखते हैं। यदि ऑप्शन हम लोग देखें, इकोनोमेसी, इंसिविज़म, सैग, क्लर्जी, ये सब टर्म को भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है नहीं होता है, तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको क्लर्जी का सेंस होता है, वो जो पादरी होते हैं वो सबको हम लोग क्लर्जी बोलते हैं। तो सैग आप जनरली गुच्छेदार बाल वगैरह को हम लोग सैग बोलते हैं। इंसिविज़म ये में भी हो सकता है। आइकोनोमेसी कॉमन सेंस लगा, आइकन का मतलब क्या होता है, आइडल मतलब मूर्ति, तो ये मूर्ति की बात करता है। तो इकोनोमेसी मूर्ति पूजा विरोध जो करता है उसको कहते हैं इकोनोमेसी। तो इसका मतलब यदि आप ये 3 का मीनिंग जानते हैं और उससे पैट्रियोटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब इंसिविज़म ही आपका ऑप्शन होगा 2 नंबर। तो इस तरीके से यदि क्लर्जी कॉमन वर्ड है, इकोनोमेसी यदि आप नहीं भी जानते तो आइकन जानते होंगे, तो इसका मतलब है कि उससे पता चलना चाहिए। सैग और इन विसिज्म में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत आदमी को क्या सैग, आप एवरी डे आपको कुछ वर्ड चाहिए, क्योंकि ये हाई लेवल ऑफ एग्जाम्स होती है, उसमें आपको वोकेबलरी बहुत रिच होना चाहिए। और ये ट्रमेंडस एडवांटेज है, क्योंकि इंग्लिश में ये वोकेबलरी 90% स्टूडेंट्स से ज़्यादा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए इस पर यदि आपके पकड़ है तो आप ज़बरदस्त एडवांटेज ले सकते हैं। थोड़ा मैथ्स में यदि कमज़ोर हैं, यदि आप इंग्लिश में थोड़ा सा ये कर लें, ये तो डेली टच के रहने की बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप आगे इसको काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी ऑफ स्नैक्स, अब स्नैक्स की बात आती है तो उसमें भी आप देखेंगे कि क्या टर्म यदि प्रीफिक्स सफिक्स की बात है क्या, ये फिलोलॉजी क्या है, फ्रेनोलॉजी क्या है, इस तरीके से ओफिलॉजी क्या है, ओपोलॉजी क्या है। तो इस तरीके से हम लोग लेके टर्म को यदि आपको आता है तो फिलोलॉजी एक शास्त्र ज्ञान की बात करता है, फिलॉसफी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लॉजी का मतलब कि ज्ञान को, जी का स्टडी ऑफ समथिंग। तो फिलोलॉजी वही फिलॉसफी से यानी कि आपका शास्त्र ज्ञान हो गया। तो फ्रेनोलॉजी आप कपाल विद्या की बात करता है वो, तो ये सब टर्म पता रहना चाहिए। और फिलोलॉजी का मतलब होता है स्नेक, और फिल का मतलब स्नेक की बात आता है। तो 3 नंबर आप ऑन से आप लगा सकते हैं। तो ये सब सफिक्स और प्रीफिक्स की बात है। यदि मैं इसका एक सीरीज क्लास भी स्टार्ट करूँगा, उसको आप देखते जाएंगे तो आप बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है। डायरेक्ट आप हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं जान सकते, प्रीफिक्स सफिक्स को देख करके आप ये कर सकते हैं। तो अब ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका एक तरीके से इडियम्स फ्रेजेस का, प्रीफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। आप हेलो वर्ड सुने होंगे, होमोफाइल तो होगा नहीं, लिथोफिलस कह सक नहीं सकते, टोपोफाइल, ये सब टर्म में सिर्फ एक वर्ड है हेलो, तो उसका सेंस आ जाता है वही प्रकाश का, ये सब। तो आगे हम लोग चलते, ये पूरा वोकैबलरी टेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं उसमें। म्यूचुअल डिस्कोर्स, अब ये सब टर्म भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या है नहीं है। तो कहीं न कहीं ये सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने में म्यूचुअल डिस्कोर्स में सॉलिलॉक्वी क्या होता है, ऑब्लिलॉक्वी क्या होता है, कॉलोलॉक्वी क्या होता है, एलोक्वेंस क्या होता है, तो आपको लेके चलना पड़ेगा। अब लॉक का मतलब स्पीच होता है, और जैसे सोलिलॉक्वी, सोल का मतलब अकेला ना, सोलो बोलते हैं, सोलो सॉन्ग, तो अकेला जो खुद में बोलता है सोलिलॉक्वी, जो आपस में अकेले जो बोलता है उसको सोलिलॉक्वी बोलते हैं। अब लोग की ऑब्सीन से एक टर्म आता है, ऑब्सीन का मतलब खराब, यानी खराब बात यदि आप बोलते हैं, भद्दा बात, तो उसको अवलोक की, अपमान, बदनामी वाला बात, कुख्यात, ये सब। कोलोक्वियल का मतलब होता है, को का मतलब होता है इंटरपर्सनल, जैसे जैसे कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, तो एक परस्पर जिसकी बात बोलते हैं, तो ये परस्पर म्यूचुअल यदि है, तो यदि आप को का सेंस जानते हैं तो आपको कोलोलोक्वी का सेंस में आप पता चला सकते हैं। इलोक्वेंस का मतलब होता है स्पीच में बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, इलोक्वेंट बोलते, इलोक्वेंट स्पीकर बोलते हैं। तो आप देखिए, यदि नहीं भी जानते, सिर्फ को का सेंस जाते, कोऑर्डिनेट जो हम लोग बोलते हैं, एक साथ का बात होता है, तो वही म्यूचुअल की बात होती है। तो ये सिर्फ को के प्रीफिक्स से आप जान करके, ये लगता बहुत टफ है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको थोड़ा बिना जाने भी, यदि आपका प्रीफिक्स सफिक्स पे पकड़ है तो आप इसको सॉल्व करके निकल सकते हैं। तो 129 नंबर में भी आप देखें, ये तो स्पेलिंग की बात कर रहा है, इनकरेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग वर्ड में आप जितने भी टर्म जिसमें डबल ई, डबल आई या बहुत डिफरेंट टाइप का ये लगे, कॉमन वर्ड नहीं लगे, वो आप जरूर देखते रहें उसका स्पेलिंग, क्योंकि ये लिवरेंथ, ये क्विंटेंस, पेंडोमोनियम, ये डिसिंसन, ये सब टर्म जो है बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग, लिवरेंथ बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें आप कॉन्फिडेंस रखिए, जिसमें है कि इसका स्पेलिंग ठीक है तो उसको आप लगा देंगे। तो पेंडोमोनियम होता है, पेंडोमोनियन नहीं होता। तो ये डायरेक्ट आप, क्योंकि पेंडोमोनियम वर्ड कॉमन वर्ड है जो बार बार यूज हो, जैसे देयर इज ए पेंडोमोनियम इन पार्लियामेंट ऑन द इशू ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो सो इस तरीके से हम लोग चीज़ को निकालते हैं। तो पेंडोमोनियम आपका स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। फिर इसमें भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्पेलिंग का ही पार है, ई रिप्रेसिबल, ई रिफ्यूटेबल, जैसे डबल आर, डबल एस, डबल ये सब टर्म को, तो ई रिप्रेसिबल में डबल एस होता है, डबल एस आई, डबल आर ई, पी आर ई, डबल एस आई बी एल, तो एक नंबर में आपका एरर है। ई वोकेबल, एकदम ई रिफ्यूटेबल, ये सब टर्म सुनने में भी सही लगता है, तो इसको आप सही करके निकाल सकते हैं। लेकिन इरेसिस्टेबल में देखिए कितना डबल आर ई एस, कभी कभी डबल एस हो जाता है, यहाँ पे आई डबल आर डबल एस, ये टाइम का टर्म, जितनी भी टर्म हो उसको रोज एक दो, हर आप 5 मिनट्स एवरी डे इफ़ यू डिवोट योर सेल्फ टू द वर्ड्स, दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन कोई देता नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, इसको आप, इट कैन नॉट बी लर्नड ओवरनाइट, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो खैर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है आपका, फिर वही इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा टर्म है। तो
ये सब वर्ड भी बहुत कम दिखता है, कम ये। तो एवरी डे आपको बहुत डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट वर्ड सब ये सब आपको दिखना पड़ेगा, इस गो थ्रू होना पड़ेगा। तो क्लियर वॉयंस, CLAIR के क्लियर की बात होती है, क्लियर के नहीं, क्लियर। ये टर्म आपका एक्विटेंस, एक्विंटेंस ये कॉमन वर्ड है, आपको आना चाहिए। असेंडेंस आपको ये असेंडिंग डिसेंडिंग ये टर्म यदि आपको एकदम सही लगना चाहिए, DANC होता है। एक्विंटेंस में TANC होता है। काउंटेनेंस ये भी टर्म कॉमन है। यानी आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड ये लग रहा होगा कि हो सकता है ये नहीं आपने देखा है, लेकिन ये सब वर्ड कॉमन वर्ड है। यदि उसका स्पेलिंग आपको सही लग रहा है तो आप इस तरीके, वो क्वेश्चंस को इस तरीके से देता है कि इवन इफ़ यू हैव नॉट सीन द वर्ड्स ना, थ्रू एलिमिनेशन मेथड यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। लेकिन कभी परमुटेशन कम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ता है, कभी डायरेक्ट आप उसका स्पेलिंग जानते हैं तो आप मार सकते हैं, या आपको ये पता है कि इसका जैसे इरिफ्यूटेबल बहुत कॉमन वर्ड है, उसका पता है। इरिवोकेबल बहुत कॉमन वर्ड, इरेसिस्टिबल बहुत कॉमन वर्ड है, इरिप्रेसिबल भी कॉमन वर्ड, ये कॉमन वर्ड था। लिवरिंथ भी बहुत बार पूछा गया, पेंडेमोनियम कॉमन वर्ड है। तो इस तरीके से चीज़ को हम लोग लेके चल सकते हैं। अब 132 में देखते हैं इसमें क्या क्या आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी टर्म जो है, जैसे लैटरल थिंकिंग मेथड, यदि लैटरल थिंकिंग का सेंस यदि आ जाए तो फिर वो दिक्कत नहीं हो जाती है। इसमें सबसे है कि लैटरल थिंकिंग कहते कि है, एक तरीके से होता है हट के सोचना। लैटरल जैसे ये इस तरीके से होता है, इसको लैटरल हम लोग बोलते हैं। तो हट के सोचने का सेंस होता है, मतलब ये मैथमेटिकल टर्म में भी आता है लैटरल। तो लैटरल थिंकिंग हट के सोचना था। लैटरल थिंकिंग मेथड इज, वो क्या हो सकता है, कोई चीज़ हट के सोचने में क्या क्या हो सकता है। इज डैश विथ क्रिएशन ऑफ न्यू आइडिया। हाँ, यानी आप हट के कुछ सोचते हैं तो क्रिएशन होता है न्यू आइडिया का। तो न्यू आइडिया का क्रिएशन यदि होता है तो किस चीज़ के साथ होता है वो, रिग्रेसिव with creation of new ideas, that is procedural and readiness to look at things in। वो इतना सारे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, आप कॉमन सेंस लगाओ कि लैटरल थिंकिंग मेथड इज़, वो क्या हो सकता है, कॉमन सेंस लगाना है। क्रिएशन ऑफ न्यू आइडिया तो उसमें है क्योंकि वो हट के सोच रहा है, नया चीज़ है, लेकिन उसमें क्या हो सकता है क्रिएशन ऑफ न्यू, यदि वो आता है वो थिंकिंग, तो उसमें क्या रिग्रेसिव होता है, क्या वो रिग्रेसिव का मतलब अपोजिंग प्रोग्रेस, मतलब जो प्रोग्रेस के अपोज करता है, वो प्रोग्रेस नहीं होना चाहता, वो रिग्रेसिव कहते हैं। तो लैटरल थिंकिंग में वो तो हट के सोचने का मतलब है कि वो कुछ नया करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो उसमें रिग्रेसिव का कोई सेंस ही नहीं आता। न्यू कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या रूढ़िवादी हो जाता है कि नए नवीन रूढ़िवादी की बात तो नहीं आएगा, ये इसमें रूढ़िवादी का सेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हट के सोचने की बात है, मतलब वो नए तरीके से सोच रहा है। एग्रेसिव, क्या उसमें गुस्सा होता है, ये तो एकदम नॉनसेंस है, क्योंकि एग्रेसिव का कोई सेंस ही नहीं। थिंकिंग में वो हट के सोचने में गुस्सा की बात तो नहीं होगा कि क्रिएशन होगा गुस्से के साथ। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब डर, आशंका, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि आप कोई चीज़ हट के करते हैं तो उसमें नया चीज़ तो रहता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, एक डर भी रहता है। एप्रीहेंसिव वो क्या होता है, शंका वाला चीज़ होता है, उसमें न्यू आइडिया रहता है, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये सटीक वे में एप्रीहेंसिव इसमें काम आता है। तो आप देखेंगे एक थोड़ा सा लैटरल थिंकिंग को यदि कोई समझ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन आप कितना भी ग्रामर जानते हो, कितना भी आप वर्ड के बारे में जानते हो, तो कॉमन, और ये भी ध्यान रखना है कि यदि लैटरल थिंकिंग कंप्लीट वे में नहीं आता है तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना चाहिए, और अदर पार्ट को पढ़ करके भी। जैसे इज क्रिएशन ऑफ न्यू आइडिया, यदि ये क्रिएशन ऑफ न्यू आइडिया दे तो ये पॉजिटिव चीज़ है, निगेटिव चीज़ की बात तो इसका मतलब नहीं कर रहा है। लैटरल थिंकिंग कोई ऐसा चीज़ है जो पॉजिटिव चीज़ है, दैट इज प्रोसीजर एंड रेडीनेस है उसमें टू लुक एट थिंग्स इन अ डाइवर्स अप्रोच, अलग अलग तरीके से देखने का बात है उसको। इसका मतलब कि यदि ये पॉजिटिव टर्म आता है यहाँ पे, तो ये इज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि लैटरल थिंकिंग की मेथड के बारे में बता रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। कौन कौन सा पॉजिटिव वर्ड है इसमें, रिग्रेसिव इज अ निगेटिव वर्ड,
एग्रेसिव इज ए निगेटिव वर्ड, इवन न्यू कंजर्वेटिव भी मोर और लेस निगेटिव है, क्योंकि रूढ़िवाद नए नवीन रूढ़िवादी का बात करता है वो। एप्रीहेंसिव, वो शंका की बात तो कोई भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन लिटरल वे में ये निगेटिव टर्म तो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो एप्रीहेंसिव, उसमें एक शंका थोड़ा सा होता है कि नए आइडिया की बात करता हो। तो इस तरीके से भी चीज़ को सोच करके हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। तो खैर बहुत सारा क्वेश्चंस को जब आप डील मेरा करना देखेंगे तो धीरे धीरे वो थिंकिंग प्रोसेस आप में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ये आपको ट्रिमेंडस एडवांटेज दे सकता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको थोड़ा लाइन समझना पड़ेगा। टाइम परसेप्शन रेजेज अ नंबर ऑफ डैश पजल्स। अब पजल्स कैसे होता है, कैसा पजल को हम क्या कह सकते हैं, बोरिंग पजल, बोरिंग। टाइम परसेप्शन रेजेज अ नंबर ऑफ डैश पजल्स इंक्लूडिंग व्हाट इट मीन्स टू से वी परसीव टाइम। तो इसका मतलब है कि टाइम परसेप्शन रेजेज अ नंबर ऑफ डैश पजल्स। ये जो समय का जो सोच है, परसेप्शन है, वो नंबर ऑफ किस तरीके के पजल को आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप इसका डिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव करना, तो डिस्क्रिमिनेटिंग पजल की बात करेगा, ये बोरिंग पजल की बात करेगा, बिफूलिंग यानी फूल बनाना मतलब मूर्ख बनाने की बात करेगा, या इंट्रिगुइंग मतलब कि वो दिलचस्प लुभावना पजल्स है, नहीं जो आपको उसमें मन लगा दे, उसमें कर दे। तो इंट्रिगुइंग, उसको सोचते हैं, उसके बारे में ये करते हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रिगुइंग टू नंबर क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये टाइम परसेप्शन रेजेज ये पजल के लिए कैसे एडजेक्टिव का रूप लेंगे इसमें, क्योंकि ये नाउन है तो आपको एडजेक्टिव चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग इंट्रिगुइंग इसमें आप कर सकते हैं ऑप्शन में। फिर देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। द theoretical framework is finished by identifying indicators to be used in the dash of the success of such policies. अब इवेल्युएशन, कंप्लीशन, ये किस तरीके से चीज़ हो। द थेरेटिकल फ्रेमवर्क इज फिनिश्ड। अब थेरेटिकल जो सोचते हैं हम लोग सिद्धांतिक रूप से, इज फिनिश्ड बाय आइडेंटिफाइंग इंडिकेटर्स टू बी यूज्ड इन द डैश ऑफ द सक्सेस। क्या है डैश ऑफ द सक्सेस ऑफ सच पॉलिसीज, किसी पॉलिसीज के सफलता का क्या होना चाहिए, रोटेशन, यूज्ड इन द रोटेशन ऑफ सक्सेस, रोटेशन, फॉर्मेशन, कंप्लीशन या इवैल्यूएशन। पॉलिसीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सेंस। उस कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज फिनिश्ड, यानी कि वो फ्रेमवर्क कैसे हम लोग बनाते, कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसीज का पूरी तरीके से मूल्यांकन होने के बाद, by identify indicators to be used in the evaluation of the success of such policies। यानी उस पॉलिसीज की सफलता का मूल्यांकन करने के बाद वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज फिनिश्ड किया जाता है। तो ये थोड़ा सा परसेप्शन होना चाहिए कि आप किस तरीके से सॉल्व करके निकल सकते हैं। तो इसमें इवैल्यूएशन आपका टर्म आ जाए। कंप्लीशन ऑफ द सक्सेस ऑफ द पॉलिसीज, जब कंप्लीट हो जाए सक्सेस, सफलता का कंप्लीशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ द सक्सेस को बनाते कैसे हैं, और रोटेशन ऑफ सक्सेस नहीं, इवैल्यूएशन, हाँ कभी भी सफलता का मूल्यांकन करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग लेके उसको चल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेनी नेशनल सर्वेज दैट malnutrition इज कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज। आप कॉमन सेंस लगाए, कोई भी सर्वे क्या करता है, आपको कोई चीज़ बताता है कि इसमें बताया है कि malnutrition इज कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज, नहीं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी माल न्यूट्रिशन कॉमन है। तो आप बताइए इसमें क्या आंसर, तो डायरेक्ट क्या मीनिंग आता है, व्हील, रिवील, सील, वीनियल। आप सपोज कि बहुत सारे टर्म का मीनिंग भी नहीं पता होगा कि क्या होता है, लेकिन रिवील बहुत कॉमन से है। कभी कहते हैं सर्वेज सोज, सर्वेज टोल्ड, सर्वेज रिवील, वो उजागर करता है। तो सर्वे क्या करता है, रिवील करती है, कॉमन वर्ड है। और जो यही आपका, आप ये व्हील नहीं है, WHEL व्हील है, ये सील है, ये वीनियल है। तो ये सब
टर्म को यदि आप नहीं भी जानते हैं लेकिन आप रिवील टर्म इसमें एकदम फिट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो ऑप्शन इसलिए भी डरावना देता है कि वो लगे कि उस टर्म को नहीं जानते, लगे कि वही आंसर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इवैल्यूएशन वर्ड नहीं आप जानते हैं, लेकिन सेंस यदि पता हो तो फट से कर सकते, तो रिवील आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर एनीवे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 136 को भी देख लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लर्निंग that is used to modify or change a person's behavior through experiences and consequences। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लर्निंग। कैसा लर्निंग? लर्निंग ऑब्जेक्ट, लर्निंग गोल, लर्निंग सर्फेस, लर्निंग मेथड। आप कॉमन सेंस लगाएं। आपको क्या कहा जाता है कि किस तरीके से आप सीखते हैं, तो इसका मतलब लर्निंग मेथड की बात कर रहे हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लर्निंग गोल की बात कर रहे हैं, लर्निंग सस्पेक्ट या शंका की बात क्या है। तो ये सस्पेक्ट तो एकदम इरेलेवेंट है। लर्निंग मेथड, ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी डिस्क्राइब। कोई भी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होता है उसको डिस्क्राइब कि लर्निंग मेथड, उसका मेथड क्या है, लर्निंग मेथड दैट इज यूज। कोई भी चीज़ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मेथड को यूज़ करते हैं टू मॉडिफाई और चेंज अ पर्सनस बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस और कंसिक्वेंसेस। यहाँ ऑब्जेक्ट और गोल की बात नहीं, यहाँ सीधा मेथड, लर्निंग मेथड। आपका लर्निंग मेथड क्या है, ये कॉमन सेंस है, इस तरीके से फिट होके आप निकल सकते हैं इसमें।